अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ फटाफट। ओके जी, ग्रेट। तो देखिए भाई, एफओएच शीट के टॉपिक में हमने सब सीख लिया था: एलोकेशन, अपॉर्शन, री अपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन एंड जॉब कॉस्टिंग। ठीक है भाई। अब अब ज़रा चलते हैं आज एक पास्ट पेपर क्वेश्चन। हम काफ़ी पास्ट पेपर क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं एफओएच शीट के टॉपिक के। अब आज की क्लास में आपके सामने एक और पास्ट पेपर क्वेश्चन मैंने खोला हुआ है। ये पूरा 30 मार्क्स का क्वेश्चन हमने आज की क्लास में सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को एफओएच शीट का एक और पूरा पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। फिर ये हमारा टॉपिक और कुछ मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत थ्योरी होगी, वो भी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। एफओएच शीट के टॉपिक की जो लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो कॉस्टिंग वाइंड अप हो जाएगा। फिर एक थ्योरी क्लास रखेंगे जिसमें पूरी कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मार्जिनल कॉस्टिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और एक थ्योरी होती है बजटरी कंट्रोल की, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा कॉस्टिंग फुल एंड फाइनल वाइंड अप हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मूव ऑन होंगे कहाँ पर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है जी। अब तो देखिए भाई, आप आज की क्लास में आपके सामने एक पूरा पास पेपर क्वेश्चन खोला हुआ है। आ जाएं ज़रा, आज की क्लास में इसको मिलकर रीड करते हैं और इसको साथ मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है मेरी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, एवरीवन। ओके, आ जाएं भाई, लेट्स स्टार्ट। सवाल क्या कह रहा है? ब्रूना लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ब्रूना लिमिटेड एक कंपनी का नाम है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। इट ऑपरेट्स 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स एंड कैंटीन। ओके गाइस, द कॉस्ट आर एलोकेटेड टू ईच डिपार्टमेंट एज फॉलोज। आपको कॉस्ट की एलोकेशन कर दी हुई है, मतलब कॉस्ट ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिवाइड कर आपको दिया हुआ है। और अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट है, वो भी हर डिपार्टमेंट के आपको अलग अलग डिवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग खर्चा डिवाइड कर आपको दिया हुआ है। ओके जी। सो नाउ अब आगे ज़रा बढ़ते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, जस्ट वेट अ सेकेंड, या जी। तो क्या लिखा हुआ है? सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज फॉलोज। अब आप रीअपॉर्शनमेंट करेंगे ना, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को खत्म कर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालते हैं। तो रीअपॉर्शनमेंट की बेसिस आपको ऑलरेडी इन द क्वेश्चन बताई हुई है, आपने खुद अपने कॉमन सेंस से डिसाइड नहीं करनी है, ठीक है। स्टोर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन। स्टोर्स रीअपॉर्शन होंगे नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्वेजिशन की बेसिस पर, ठीक है जी। एंड कैंटीन इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और कैंटीन रीअपॉर्शन होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेसिस पर, ठीक है भाई। ओके जी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है: डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्वेजिशन, ये आपको बेसिस दी हुई है, ठीक है जी। खैर, तो अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम पार्ट ए पर जाएं और देखिए पार्ट ए हमसे क्या कह रहा है, तो बोला हुआ है कैलकुलेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अ सूटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, पर आवर रेट निकालना है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि सर ये रे तीनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड कॉस्ट ऐड अप करें, तीनों डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगा। फिर जिसके मशीन आवर ज़्यादा है मशीन आवर से डिवाइड कर दें, लेबर आवर ज़्यादा है लेबर आवर से डिवाइड कर दें। नो बेटा, आप लोग पहले रीअपॉर्शनमेंट करोगे, ठीक है। आप लोग पहले रीअपॉर्शनमेंट होती है, फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है ना हर अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो अभी इसने एलोकेशन अपॉर्शन करके दिया हुआ है, सारे खर्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ये सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को रीअपॉर्शन करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालना है। फिर आपके पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल बजटेड ओवरहेड जाएंगे, फिर आपका एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा, ठीक है। दैट्स वाई ये जो पार्ट है ये ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है जी। तो पहले आपने रीअपॉर्शनमेंट करनी है, फिर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो पांचों का नाम हम लिख लेते हैं। 5 डिपार्टमेंट्स क्या है? मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स एंड कैंटीन, ठीक है जी। तो एक हमारे पास आ जाएगा मशीनिंग, ठीक है जी। पहला डिपार्टमेंट पर हमारे पास आ जाएगा मशीनिंग। दूसरा असेंबली, असेंबली के बाद फिनिशिंग,
फिनिशिंग के बाद वी विल गेट स्टोर्स एंड कैंटीन। स्टोर्स है और स्टोर्स के बाद वी हैव कैंटीन। ठीक है जी। ठीक है जी। अब तो देखिए हम क्या ले लेंगे, हमारे पास टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स है ना। टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स, एलोकेटेड मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड हुए हुए ओवरहेड्स हमारे पास हैं। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं जितनी हमें जगह दी हुई है उसी के अंदर। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास मशीनिंग का भी हमें लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट। इसको थोड़ा जगह के अंदर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स, और क्या आ जाएगा एक हमारे पास, कैंटीन भी आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। ठीक है जी। अब देखिए भाई, सारे डिपार्टमेंट्स का जो आप पहले जो आपके पास अपॉर्शनड ओवरहेड्स हैं वो आप ले लें। ठीक है, ऐड अप कर जी। तो देखिए भाई, ऐड अप कीजिएगा ज़रा, मुझे बताइएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट का टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स कितना आ रहा है। दो है ना, दोनों को ऐड अप करें, टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स बताएं। 253,000 प्लस 205,000। प्लीज़ मुझे टोटल कर कर बता सकते हैं आप लोग। ये मेरे ख्याल से 458,000 हो जाएगा, ऐसा ही है, 458,000 ही आ रहा है टोटल। ओके, 458,000। उसके बाद असेंबली का टोटल ज़रा मुझे बताएंगे। 290 प्लस 90, 380,000 आ जाएगा। ठीक है, 380,000 मेरे ख्याल से जी। उसके बाद इसका ज़रा टोटल बताइएगा फिनिशिंग का। 340,100 प्लस 225,000, 340,100, 340,100 प्लस 225,000, 565,100 आ रहा है। ठीक है जी, 565,100। एंड स्टोर्स, हाँ जी, स्टोर्स का टोटल कितना है, 52 प्लस 88, दैट इज 1,40,000। एंड जी कैंटीन का जो टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स है दैट इज 78 प्लस 92, 78,000 प्लस 92,000, 78,000 प्लस 92,000, दैट इज 170,000। यस, ऐसा ही है भाई। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, अब हम रीअपोर्शन करेंगे। किसको रीअपोर्शन करेंगे पहले, अच्छा जी, आप किसी को भी इसमें रीअपोर्शन कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देख लें, आपने स्टोर्स को जो है नंबर ऑफ स्टोर रिक्वेजिशन पे करना है, और ये भी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बेस गिवन है। और कैंटीन को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करना है, ये भी तीन डिपार्टमेंट की बेस गिवन है। तो आप किसी को भी पहले रीअपोर्शन कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग पहले कैंटीन को रीअपोर्शन कर लेते हैं। ठीक है जी, कैंटीन के खर्चे को यहाँ से माइनस कर देंगे 170,000, और यहाँ हम लिख देंगे रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन। ठीक है जी। अब कैंटीन के खर्चे को बाकी डिपार्टमेंट्स में हमने डाल देना है। ठीक है जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पर। यू गाइस नो किस तरह रीअपोर्शन करते हैं, हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो कैंटीन का खर्चा इज 170,000। तो बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, पहले डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ लिए हमने, दैट इज़ 5, डिवाइडेड बाई टोटल एम्प्लॉयज़ कर लिया। 5 प्लस 6 इज 11, 11 प्लस 9 इज 20, एंड मल्टीप्लाई कर दिया खर्चे से। कितना था बेटा खर्चा टोटल, 170,000। ठीक है गाइस, तो मुझे बता दें यार, पहले ये हमारे पास क्या, पहले डिपार्टमेंट में कैंटीन का खर्चा जो पहले डिपार्टमेंट में मशीनिंग में जितना जाएगा ना, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताएं ना। 5/20 इंटू 1 से 42,500। ओके गाइज, ओके, 42,500। अच्छा, अब दूसरे डिपार्टमेंट में कितना जाएगा आप लोगों को पता है, आप लोग ऊपर से 5 हटाकर क्या रख देंगे, आप लोग ऊपर से 5 हटाकर 6 रख देंगे। तो 6/20 इंटू 1,70,000, वॉट विल बी द आंसर। असेंबली डिपार्टमेंट में कितना खर्चा जाएगा, ओके, 51,000। ग्रेट, 51,000 चले जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट में। व्हाट अबाउट द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए आपने जो है ऊपर से 6 हटाकर क्या लिख देना है बेटा, आप लोग ऊपर से 6 हटाकर 9 लिख देंगे। तो 9/20 टू 170,000, दैट इज 76,500। ओके गाइस, 76,500।
एंड आपको पता है स्टोर्स डिपार्टमेंट की कोई बेस नहीं गिवन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन स्टोर्स डिपार्टमेंट के। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट में कैंटीन का खर्चा कुछ भी नहीं जाएगा, दैट विल बी नील। अब नाउ यू विल गेट अ न्यू टोटल, ठीक है, ऑफ द फोर डिपार्टमेंट्स। स्टोर डिपार्टमेंट्स का टोटल 1,40,000 ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी इन तीनों डिपार्टमेंट्स का टोटल मुझे बता देना वन बाय वन। पहले मशीनिंग का बता दें, फिर असेंबली का न्यू टोटल कितना आ रहा है, एंड फिनिशिंग का न्यू टोटल कितना आ रहा है। प्लीज़ जल्दी से मुझे बता दें, वेटिंग एवरीवन। मशीनिंग डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है बेटा, 458,000 प्लस 42,500। 500, 500, ओके, 500, 500, यही कह रहे हैं आप लोग, ओके। व्हाट अबाउट द असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट का कितना आ रहा है भाई? मेरे ख्याल से पहले डिपार्टमेंट का गलत बताया आप लोगों ने मुझे, 458,000 प्लस 42,500, या नहीं, करेक्ट है, ठीक है। एंड असेंबली डिपार्टमेंट का आप लोग कह रहे हैं 430,000, 431, ओके। एंड व्हाट अबाउट द फिनिशिंग डिपार्टमेंट बेटा? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का टोटल भी बताएं ना प्लीज। 641,600, ओके, 641,600, ओके। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा रीअपॉर्शनमेंट ऑफ स्टोर्स। अब हमने क्या है, 1,40,000 माइनस कर दिया, स्टोर्स का भी टोटल अब जीरो आ गया, वील गेट जीरो, ठीक है जी। और अब स्टोर्स के खर्चे को हम बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स में, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाल दे, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे, रीअपॉर्शन कर देंगे। देन फाइनली वी विल गेट द टोटल बजटेड ओवरहेड्स ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग। अच्छा जी, अब जो है, अब आ जाएं ज़रा स्टोर्स को रीअपॉर्शन करते हैं। स्टोर्स को जो रीअपॉर्शन, स्टोर्स का खर्चा इस 1,40,000। स्टोर्स को उसने बता दिया था हमने रीअपॉर्शन करना है स्टोर्स रिक्वेजिशन की बेसिस पर, ठीक है जी। तो पहले डिपार्टमेंट का स्टोर रिक्वेजिशन कितना है, 6,300, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल स्टोर रिक्वेजिशन, दैट इज कितना, 6,300 प्लस 4,500 प्लस 7,200। अगर हम टोटल बेस निकाल लें तो 6,300 प्लस 4,500 प्लस 7,200, सो द टोटल इज 18,000, एंड मल्टीप्लाइड बाय खर्चा, दैट वाज कितना, स्टोर्स डिपार्टमेंट का खर्चा, दैट वाज 140,000, ओके जी। तो मल्टीप्लाइड बाय 140,000, तो बेटा पहले डिपार्टमेंट में कितना चले जाएगा, आंसर मेरे पास एक आया है 49,000, ओके। फर्स्ट डिपार्टमेंट में आप लोग कह रहे हैं कि 49,000 चले जाएगा स्टोर्स का खर्चा, ओके। अगर मुझे सेकंड डिपार्टमेंट असेंबली का चाहिए तो ऊपर से मैं 6,300 हटाकर कितना ले लूँगा, 4,500। तो जल्दी से बताएं, दूसरे डिपार्टमेंट में, असेंबली डिपार्टमेंट में स्टोर्स का खर्चा कितना जाएगा रियर पोर्शन होकर? ओके गाइस, 35,000। अच्छा जी, अब बात करते हैं थर्ड डिपार्टमेंट की। तो ऊपर से आप लोग कहेंगे सर 4,500 हटा दें, और 4,500 की जगह जो है ना 7,200 लिख लें। तो 7,200 ओवर 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,40,000। सो करें जल्दी से कैलकुलेटर में, ओके, 56,000, ओके जी, 56,000। अब फाइनली हमारे पास टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ जाएंगे। टोटल ओवरहेड्स कह लें, टोटल बजटेड ओवरहेड्स कह लें, टोटल बजटेड ओवरहेड्स कॉस्ट हमारे पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का निकल कर आ जाएगा। तो प्लीज़ यार इन दोनों को टोटल कर कर जो है, तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ रहे हैं, प्लीज़ ये मुझे निकाल कर बताएं। अच्छा जी, ओके जी, पहले डिपार्टमेंट का टोटल आप लोग कह रहे हैं 549,500, 549,500। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट? 466,000। एंड द थर्ड, 641,600 प्लस 56,000, 697,600, 697,600, ओके जी भाई। हाँ जी, ग्रेट। अब क्या करना है, अब जो है आप देखिए, आपने रीअपॉर्शनमेंट कर ली, अब आपके पास तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के टोटल ओवरहेड जा चुके हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है, मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट का। तो आ जाए भाई, मशीनिंग, मशीनिंग, असेंबली
और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल देते हैं, ठीक है भाई, कि भाई तीनों डिपार्टमेंट्स में पर आवर ओवरहेड का खर्चा कितना लगता है। ओके, तो यू गाइस नो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स तीनों डिपार्टमेंट के सर हमारे पास हैं, दैट इज कितना भाई, 549,500 मशीनिंग का, 466,000 असेंबली का, 697,600 डिवाइडेड बाय आवर्स। लेकिन अब हमने देखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स ज़्यादा है तो उसमें हम लेबर आवर्स से डिवाइड करेंगे, पर लेबर आवर निकालेंगे ओवरहेड कॉस्ट। जिस डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज़्यादा है तो उसका पर मशीन आवर से डिवाइड करके पर मशीन आवर ओवरहेड कॉस्ट निकालेंगे। ऐसा ही है ना भाई। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं भाई, फर्स्ट डिपार्टमेंट लेबर आवर्स मशीन आवर्स बजटेड यहाँ दिए हुए हैं। बेटा क्या ज़्यादा है, आपको साफ नज़र आ रहा है मशीनिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स ज़्यादा हैं, तो आप डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स से 45,000 से। असेंबली डिपार्टमेंट की बेटा अगर आप लोग जाकर देखें तो असेंबली डिपार्टमेंट के जो है लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, तो आप लेबर आवर्स से डिवाइड कर देंगे 60,000 से। और अगर आप फिनिशिंग डिपार्टमेंट देखें तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के भी लेबर आवर्स ज़्यादा हैं, तो इसमें भी आप लेबर आवर्स 40,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है गाइज, 40,000 से आपने डिवाइड कर दिया। बेटा अब आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन आ जाएंगे तीनों डिपार्टमेंट्स के। तो पहले डिपार्टमेंट का मेरे पास आंसर आप लोगों ने कहा है 12.21। ओके, मैं भी एक बार चेक कर देता हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर कर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का आंसर हमेशा देना होता है। तो 549 डिवाइडेड बाय 45,000। तो सर वी गेट, बिल्कुल ठीक जवाब आप लोगों ने दिया है, सॉरी, बिल्कुल ठीक जवाब आप लोगों ने दिया है 12.21। लेकिन आगे पर मशीन आर लिखना जरूरी है। अच्छा, सेकंड डिपार्टमेंट का आप लोग कह रहे हैं 7.77, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। 466,000 डिवाइडेड बाय 60,000। सो भाई 7.766 आ रहा है, तो 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे। तो सेकंड डेसिमल के आगे देखें 5 से बड़ा है, तो सेकंड डेसिमल बढ़ जाएगा 7.77 पर लेबर आवर, इसमें हमने निकाला था, ठीक है जी। एंड थर्ड डिपार्टमेंट का आप लोग 17.44 कह रहे हैं। ओके, लेट मी चेक एक बार। 697,600 डिवाइडेड बाय 40,000, और आप लोग का जवाब बिल्कुल ठीक है, 17.44 पर लेबर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगर मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड का खर्चा लगता है 12.21। असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड का खर्चा आता है 7.77। एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अगर लेबर 1 घंटा काम करता है तो हमें खर्चा आता है ओवरहेड का $17.44। ओके गाइज, तो मेरे ख्याल से क्या ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को 100% क्रिस्टल क्लियर है बेटा। एवरी वन प्लीज जल्दी से बताएं, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, कोई रह तो नहीं गया। ओके ग्रेट, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट पार्ट सर हमें कह रहा है कि, सर नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि ब्रूना लिमिटेड हैज बीन अप्रोच बाय कस्टमर टू कोट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रूना लिमिटेड को किसी कस्टमर ने अप्रोच किया है और वो कोट मांग रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट की कोट, मतलब सेलिंग प्राइस मांग रहा है कि हम उससे कितना सेलिंग प्राइस चार्ज करेंगे एक प्रोडक्ट की। ठीक है, दिस विल रिक्वायर द फॉलोइंग। अब जो वो एक प्रोडक्ट है ना उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा जी, 20 किलोज लगेंगे और पर किलो कितना है बेटा खर्चा, 5। ओके, ये डायरेक्ट मटेरियल का बताया हुआ है। लेबर आवर्स टोटल, जो भी प्रोडक्ट की वो कोट मांग रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो जो कोट मांग रहा है वो एक प्रोडक्ट की, उसमें 20 किलोज लगेंगे और पर किलो जो है $5 का मिलता है। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बताई हुई है कि 10 आवर्स लगते हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स 10 लगते हैं, और पर आवर जो खर्चा है डायरेक्ट लेबर का, दैट इज 9 पर आवर। ओके गाइज, तो अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा कितना आता होगा इस प्रोडक्ट को बनाने में, 20 किलोज लगते हैं, 1 किलो 5 का है, तो 20 × 5 बेटा कितना हो जाएगा, 100 मेरे ख्याल से। ऐसा ही है। एंड डायरेक्ट लेबर का खर्चा बोलूं भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना आएगा, तो 10 आवर्स एंड पर आवर इज फॉर 9, तो $90 जो है डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है जी। और अब गाइज, द डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स रिक्वायर इन ईच डिपार्टमेंट विल बी, ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, जिसकी वो कोट मांग रहा है, ये जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसके आपको बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगेंगे और मशीन आवर्स कितने लगेंगे आपको बताया हुआ है। ओके, इट इज़ द कंपनीज प्रैक्टिस टू अचीव अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% ऑन ऑल इट्स ऑर्डर, ऑन ऑल इट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो कंपनी की प्रैक्टिस है वो कितना प्रॉफिट रखती है, 40% प्रॉफिट रखती है
और किसके थ्रू रखती है, मार्जिन के थ्रू। ओके गाइस, अब बोला हुआ क्या है बेटा, कैलकुलेट द टोटल प्राइस टू कोट टू द कस्टमर्स, कस्टमर को कोट करनी है प्राइस, टोटल प्राइस जो कस्टमर को कोट करनी है वो बता दें कितनी कोट करेंगे। सो यू गाइस नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस, राइट। तो अब आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आप लोगों को निकालना सिखाई है सेलिंग प्राइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा आएगा सर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट विल बी $100। एंड सर जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा आएगा दैट विल बी 90। तो डी एम डी एल आप लोग प्लस करते हैं, सॉरी डॉलर का साइन तो मैंने ऊपर लगाया हुआ है, डी एम प्लस डी एल आप करते हैं, सो यू गेट द प्राइम कॉस्ट, ठीक है जी। एंड 190 इज द प्राइम कॉस्ट। ओके गाइस, प्राइम कॉस्ट आपके पास आ गई है। एंड नाउ यू विल ऐड द ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस। अच्छा जी, अब खैर आ जाए, अब हम क्या करते हैं, ऐड ओवरहेड्स की हेडिंग डालते हैं। अब ये ओवरहेड्स, इस प्रोडक्ट को बनाने में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा, भाई ओवरहेड्स का खर्चा आता है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और आपको उनका पर आवर रेट दिया हुआ है कि तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना लगता है। और और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें भी बताया हुआ है कि भाई कितने आवर्स लगते हैं तीनों डिपार्टमेंट में। तो आप आराम से ओवरहेड्स का खर्चा, ये जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है ना, इसमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा ये आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, सुने मेरी बात। भाई आपको पता है मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा, 12.21। आप लोगों को पता है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन 1 घंटा काम करेगी तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा कितना भरना पड़ेगा, 12.21। तो नीचे जाके देख लेना, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स कितने लगेंगे, और पर आवर रेट तो है ओवरहेड्स का। तो ये जो ऑर्डर हमारे पास आया है उसमें मशीनिंग डिपार्टमेंट में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 2 आवर्स, और पर आवर खर्चा आता है 12.21। तो 12.21 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो जो ओवरहेड्स का खर्चा आएगा मशीनिंग डिपार्टमेंट में वो आपके पास इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो आपके पास निकल आया। कितना आ गया बेटा, 12.21 मल्टीप्लाइड बाय 12.21 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बेटा मशीनिंग डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसका कोड हमने देना है, जिसका ऑर्डर हमारे पास आया है, उसका जो हमारे पास खर्चा आ जाएगा ओवरहेड्स का मशीनिंग डिपार्टमेंट में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट विल बी 24.42। ओके गाइज, उसके बाद असेंबली डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। देखिए असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करता है तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा भरना पड़ता है 7.77। तो आप यहाँ नीचे जाकर देखें भाई, 7.77। अब असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स कितने लगते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 3 आवर्स। तो बेटा 7.77 खर्चा है पर आवर, पर लेबर आवर, और 3 लेबर आवर्स लगते हैं असेंबली डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ओवरहेड्स का खर्चा आ गया, पर आवर खर्चा है 7.7, मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो आपके पास असेंबली डिपार्टमेंट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो टोटल ओवरहेड्स का खर्चा हमें लगेगा दैट विल बी कितना, वो भी आपके पास निकल कर आ गया, 7.77 मल्टीप्लाइड बाय 3। द आंसर इज 23.31। अच्छा अब सर, असेंबली के बाद जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसका ओवरहेड्स का खर्चा क्या है भाई, पर आवर कितना खर्चा ओवरहेड्स का खर्चा आता है हमें। तो देखिए भाई फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमने देखा था लेबर 1 घंटा काम करेगा तो हमें ओवरहेड्स का खर्चा पे करना पड़ेगा 17.44। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर 1 घंटा काम करेगा, ओवरहेड्स का खर्चा आएगा 17.44। तो नीचे जाकर देख लेना, ये जो प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस कोट करनी है उसको बनाने के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं। तो बेटा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स लग रहे हैं 2 लेबर आवर्स, और पर आवर खर्चा है 17.44। तो बेटा 17.44 मल्टीप्लाइड बाय कितने आवर्स लग रहे हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेबर आवर्स 2 आवर्स। तो 17.44 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपको पता चल जाएगा भाई कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा। यस ग्रेट, 34.88। सो गाइज अब आप लोग जो है प्राइम कॉस्ट के अंदर जब ओवरहेड कॉस्ट ऐड करते हैं यू गेट द टोटल कॉस्ट, दैट इज हाउ मच। तो आ जाए ज़रा, प्राइम कॉस्ट ऐड ओवरहेड्स कॉस्ट करते हैं, सो वी विल गेट द टोटल कॉस्ट, दैट इज़ कितना भाई, आ जाए लेट्स चेक। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है बेटा अगर हम सब ऐडअप करें, प्लीज़ मैं भी कर रहा हूँ आप लोग भी करें। 190 प्लस 24.42 प्लस 23.31 प्लस 34.88। तो भाई 190 प्लस 24.42 प्लस 23.31 plus 34.88. So we get is, so the answer we get is, yes, yes, Fiza, great. The answer is 272.61। अब आप लोगों को पता है आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ यू गाइज नीड टू ऐड द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपने रखना है वो आप ऐड करेंगे।
ठीक है, सो यू विल गेट द सेलिंग प्राइस, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड, व्हाट यू विल गेट, क्या सेलिंग प्राइस आप उसको प्रोडक्ट की कोट करेंगे, सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड आपके पास आ जाएगी। तो आ जाएं जरा, पहले हम जरा प्रॉफिट निकाल लें भाई। लास्ट क्लास याद है ना, बड़ी छोटी सी कंसाइज सी क्लास ली थी लास्ट, जिसमें आपको मार्कअप से भी प्रॉफिट निकालना सिखाया था और मार्जिन से भी प्रॉफिट निकालना सिखाया था। याद है या नहीं है सबको? तो सुन लें। किससे प्रॉफिट निकालना है हमें? 40% प्रॉफिट थ्रू द मार्जिन। मार्जिन में यू गाइस नो, मार्जिन में ऑलवेज द सेल्स की परसेंटेज वाली वैल्यू इज 100 एंड द प्रॉफिट की परसेंटेज वाली वैल्यू इज गिवन, दैट इज 40। आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होती हैं। तो बेटा अगर प्रॉफिट 40 है और सेल्स 100 है तो कॉस्ट कितनी होगी? ये 40 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, सो योर कॉस्ट की परसेंटेज वाली वैल्यू विल बी 60। ठीक है जी। एंड यू गाइस नो द कॉस्ट इज 272.61, 272.61, 272। तो देख सकते हैं आप लोग, कॉस्ट की परसेंटेज 60 है, उसका अमाउंट है 272.61। आपको चाहिए सर जी प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 40, लेकिन आपको प्रॉफिट का अमाउंट नहीं पता। सो यू गाइस विल क्रॉस मल्टीप्लाई 272.61 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइड बाय 60, यू गाइस विल गेट द प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपने रखना है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो भाई 272.61 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 60, यस। सो व्हाट इज द प्रॉफिट आप लोगों को रखना पड़ेगा? 181.74, ग्रेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। 181.74, 181.74, ठीक है, 181.74, 181.74। सर यू गाइस विल ऐड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के अंदर आप प्रॉफिट ऐड अप करेंगे, यू विल गेट द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड, जो आपने कोट करनी है कस्टमर को। तो भाई 272.61 प्लस 181.74, एंड यस द आंसर इज 1454.35। ये सेलिंग प्राइस आप कस्टमर को कोट करेंगे। सो गाइस जल्दी से मुझे बताएं, ये जो जॉब कॉस्टिंग हमने की है, ये जो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की है, क्या ये आप लोगों को 100% क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन परफेक्ट? ओ ओ सॉरी, 272 प्लस 61 प्लस 181.74। यस सिंधिया आप ठीक कह रहे हो, मैंने गलती से गलत कैलकुलेट कुछ अलग ले लिया होगा। यस कितना है? 454.35, यस दिस इज द सेलिंग प्राइस टू बी कोटेड। हाँ जी गाइस, एवरीवन जरा मुझे बताएं, क्या आप सबको, क्या आप सबको 100% क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर हो। ओके ग्रेट। ठीक है सर जी, अब जो है क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और लेट्स चेक क्या हमसे नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है भाई। ठीक है जी, तो नीचे चलते हैं। अच्छा जी, दो और पार्ट्स हैं लेकिन वो थ्योरी पार्ट्स हैं, आ जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, वी विल डिस्कस। The directors are considering changing from departmental overhead absorption rate to the one factory wide rate। डायरेक्टर सोच रहे हैं कि वो डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से वन फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर शिफ्ट कर जाएं। एडवाइस डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड मेक दिस चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, 4 मार्क का है, 1 मार्क फिल बी फॉर एडवाइस एंड 2 मार्क्स। देखिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन है ना कि फैक्ट्री वाइड रेट पे शिफ्ट करें या नहीं। मतलब एक ही चीज़ है ना, आपने डिपार्टमेंटल से फैक्ट्री वाइड पे जाना है, ऐसा ही है, वन फैक्ट्री वाइड एब्जॉर्प्शन रेट पे जाना है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? तो 1 मार्क तो आपका एडवाइस का मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो बेसिकली अगर आप बोलते हो कि भाई जाना चाहिए, वन फैक्ट्री वाइड रेट पे जाना चाहिए, तो आप दे देना वन फैक्ट्री वाइड के दो एडवांटेजेस। वन फैक्ट्री वाइड रेट के क्या दे दोगे आप? दो एडवांटेजेस। और वन फैक्ट्री वाइड रेट का आप दे दोगे एक डिसएडवांटेज।
जब ऐसे देखिए, जब दो ऑप्शंस हो ना तो दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करनी है। अभी आपके पास एक ही है भाई, डिपार्टमेंटल से फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट पे जाना है, यस और नो, ये एक ही ऑप्शन है ना आपके पास। अब आपको इसके एडवांटेज भी देने पड़ेंगे, डिसएडवांटेज भी देने पड़ेंगे। 4 मार्क है तो 1 मार्क तो एडवाइस का होगा, 3 मार्क्स हैं तो 2 एडवांटेज दे दें, ठीक है, और एक डिसएडवांटेज दे दें। अगर आप एडवाइस देते हैं कि नो, वन फैक्ट्री वाइड रेट पे नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या देंगे, वन फैक्ट्री वाइड रेट के 2 डिसएडवांटेजेस, और क्या दे देंगे, वन फैक्ट्री वाइड रेट के 1 एडवांटेज दे देंगे, ठीक है। यस, तो इस तरह का सीन होगा। इट डिपेंड्स आप क्या एडवाइस दे रहे हैं। आपको बेसिकली मार्क्स कैसे मिलेंगे, 1 मार्क एडवाइस का और वन फैक्ट्री वाइड रेट के जो है, वन फैक्ट्री वाइड रेट के आपने 3 पॉइंट्स देने हैं तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। अब आप 2 एडवांटेज दे दें अगर आप चूज कर रहे हैं कि जाना चाहिए, और एक डिसएडवांटेज दे दें, या तीनों एडवांटेज भी दे सकते हैं, चल जाएगा। या आप क्या करें, अगर आप बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए वन फैक्ट्री वाइड रेट पे, तो आप क्या करें, 2 डिसएडवांटेज 1 एडवांटेज, या तीनों डिसएडवांटेज देते हैं। तो देखिए, मैं होता ना, मैं एडवाइस देता कि भाई वन फैक्ट्री वाइड रेट पे नहीं जाना चाहिए। मैं एडवाइस क्या देता, नो की, डिपार्टमेंटल पर लेना चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट पे रहना चाहिए। उससे क्या होगा, देखो आप बोलोगे डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट एक्यूरेट होता है, ठीक है, वन फैक्ट्री वाइड रेट जो है इनएक्यूरेट है। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के नेचर को इग्नोर नहीं करता डिपार्टमेंटल, वेर एज वन फैक्ट्री वाइड डिफरेंट डिपार्टमेंट के नेचर्स को इग्नोर करता है, ठीक है। वन फैक्ट्री वाइड रेट से सेलिंग प्राइस इनएक्यूरेट कैलकुलेट, कॉस्ट इनएक्यूरेट कैलकुलेट होती है, वेर एज डिपार्टमेंटल से कॉस्ट एक्यूरेट कैलकुलेट होती है। तो मैं इस तरह 3 पॉइंट्स दे देता, ठीक है, और लेकिन मैं लिख देता वेर एज वन फैक्ट्री वाइड रेट क्या है, चीपर है। देखिए, आपने अगर डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट करनी है तो आपने एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, इसके लिए एक अकाउंटेंट, एक बंदा रखना पड़ेगा सब करने के लिए, तो कॉस्टली होता है डिफरेंट डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट निकालना, वन फैक्ट्री वाइड रेट। लेकिन देखो, 3 डिसएडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज दे दिए, चूंकि मैंने बोला भाई डिपार्टमेंटल पर ही रहना चाहिए, फैक्ट्री वाइड रेट के डिसएडवांटेज दे दिए, और अब एडवांटेज देता, बट वेर एज इट इज चीपर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। गॉट इट, तो ये मैं लिख देता। इस तरह मुझे बेटा 4 मार्क्स मिल जाते। गॉट इट। क्या आप लोगों को समझ आया है कि आप लोगों को यहाँ पार्ट सी में किस तरह आंसर लिखना है, एक पैराग्राफ बनाकर, यस और नो जल्दी से बताएं। गॉट इट गाइस और नॉट? हाँ जी, जल्दी बताएं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पर चलें, नेक्स्ट पार्ट भी हमें डिस्कस करना है ना। ओके 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 ओके, सबको क्लियर है भाई? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Explain how over and under absorption of overheads. Explain how over and under absorption of overheads can affect the profit of a manufacturing business. यार, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स एक बिजनेस के प्रॉफिट को किस तरह अफेक्ट कर सकती है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन की। या मेरे ख्याल से इसमें दो तरह से इफेक्ट हो सकते हैं। ओवर एब्जॉर्प्शन से प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, कम भी आ सकता है। कैसे, सुने मेरी बात। देखिए, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब आपको याद है, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब याद है कि ओवरहेड्स का खर्चा सोचा ज़्यादा, असल में कमाया। देखो, हम जब कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं सेलिंग प्राइस करने के लिए, तो हम ओवरहेड्स का सोचा हुआ अज्यूम्ड खर्चा डालते हैं ना, बजटेड, क्योंकि हम एक्चुअल खर्चा आने से पहले सेलिंग प्राइस सेट कर रहे होते हैं। तो ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब कि आपने ओवरहेड्स बजट ज़्यादा किए, बजटेड ओवरहेड ज़्यादा थे, सोचे ज़्यादा, तो आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते वक्त कॉस्ट में ओवरहेड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा डाल दिया होगा। अब ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा डाला, कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा डाल दिया होगा। अब ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा किया तो आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या कैलकुलेट होगी, ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट ज़्यादा कैलकुलेट हो गई तो आपकी सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगी, हाई कैलकुलेट हो जाएगी। अब सेलिंग प्राइस हाई है तो आपका प्रोडक्ट हाई प्राइसेस पे बिकेगा, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक तो आप ये चेन बता सकते थे, ठीक है। सेलिंग प्राइस हाई सेट होगी सिंधिया, तो प्रॉफिट ज़्यादा सेट हो जाएगा ना, हाई सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट बनेगा तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये केस हो गया। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, सिंधिया जिसकी आप बात कर रहे हो, अब वो मैं करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, प्रोडक्ट की देखो ओवरहेड कॉस्ट, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा चले गया, क्योंकि ओवर एब्जॉर्ब था ना, सोचा ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा चले गया। अब ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा चले गया तो हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या आ गई होगी, ज़्यादा आ गई होगी। अब देखो, टोटल कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी,
ज़्यादा सेट हो जाएगी, और हाई प्राइसेस पे डिमांड लो हो जाएगी ना, चूंकि हाई प्राइसेस पे कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो लो डिमांड, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। अब चाहे आप ये सिनेरियो लिख कर आते, चाहे आप ये सिनेरियो लिख कर आते, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। अब अब इसी तरह अंडर एब्जॉर्प्शन में भी मैं आपके साथ, आप मार्किंग स्कीम भी चेक करेंगे ना, तो मार्किंग स्कीम में भी मेरे ख्याल से दोनों केसेस एक्सप्लेन करे हुए होंगे। अब देखो अंडर एब्जॉर्प्शन का सीन क्या है। अंडर एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट पे किस तरह इफेक्ट करेगा, सुनो मेरी बात। अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या है कि ओवरहेड्स का खर्चा सोचा कम, बजट कम किया, सोचा कम, तो कॉस्ट निकालते वक्त ओवरहेड्स का खर्चा भी क्या कर दिया होगा, कम डाला होगा। अब ओवरहेड कॉस्ट कम किया तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कम कैलकुलेट हुई होगी। टोटल कॉस्ट कम कैलकुलेट हुई होगी, टोटल कॉस्ट कम कैलकुलेट हुई होगी, तो जिसकी वजह से आपकी सेलिंग प्राइस भी कम सेट हुई होगी। अब सेलिंग प्राइस कम सेट हुई होगी, तो कम प्राइस पर प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, आपको कम हुआ होगा। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है बेटा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्प्शन, कि सोचा खर्चा सोचा कम था ओवरहेड्स का, ठीक है। ओवरहेड्स का खर्चा सोचा कम, तो ओवरहेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालते वक्त आपने ओवरहेड का कॉस्ट क्या डाल दिया होगा, कम डाल दिया होगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या हुई होगी, कम सेट हुई होगी। टोटल कॉस्ट कम कैलकुलेट हुई, तो सेलिंग प्राइस भी क्या हुई होगी, सेलिंग प्राइस भी कम सेट हुई होगी। सेलिंग प्राइस कम सेट हुई होगी, तो आपकी प्रोडक्ट क्या, कम प्राइस पे प्रोडक्ट तेज बिक जाता है ना, तो आपकी प्रोडक्ट की बिल्कुल बिल्कुल ठीक का हाई डिमांड हो गई होगी। हाई डिमांड हुई होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिका होगा, ज़्यादा बिका होगा, तो इस वजह से आपका प्रॉफिट भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी आप सिनेरियो लिख सकते थे। तो अंडर एब्जॉर्प्शन में चाहे ये सिनेरियो लिखते, प्रॉफिट पे ये सिनेरियो लिखते, और ओवर एब्जॉर्प्शन पे भी चाहे ये सिनेरियो लिखते, ये सिनेरियो लिखते, या तो फिर ये सिनेरियो लिखते, प्रॉफिट बढ़ने वाला सिनेरियो या कम होने वाला। ओवर एब्जॉर्प्शन में भी, अंडर एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉफिट बढ़ने वाला या कम होने वाला सिनेरियो लिखते, तो आपको मार्क्स पूरे ही मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। गॉट इट गाइज, यस और नो, प्लीज मुझे बताएं। यस यस को एक लिखना है। पूरा चेन बनाओगे तो 3 पॉइंट्स दोगे ना, एक के तो 3 मार्क्स मिलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन के बताने में 3 मार्क्स मिलेंगे, ओवर एब्जॉर्प्शन के बताने में। यस गाइस, कोई मसला या क्लियर। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस करा है, ठीक है जी। एनी वन एनी प्रॉब्लम, क्या किसी को कोई मसला, अगर किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछें, एवरी वन। 100% सबको क्लियर है भाई, कोई रह तो नहीं गया है। ओके, अब वेट कीजिएगा प्लीज।